students. So today we are going to discuss about chapter number 11 force and pressure. और ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है जिसमें मैं आप लोगों को फोर्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। फोर्स में हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इसमें भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम इस टॉपिक को समझेंगे। एंड थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ फोर्स, और इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी फोर्स हैं उसमें कौन कौन से फोर्स आपके सिलेबस में गिवन है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हम दो तरह के फोर्सेस पढ़ेंगे, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। तो बच्चे मीन्स कि अगर मैं किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं उस पर कोई एक्शन कर रही हूँ। एक्शन का मतलब ये भी कह सकते हैं बच्चों कि हम कोई भी एक्शन किसी भी बॉडी को रोकने के लिए कर रहे हैं, या फिर उसकी शेप, उसकी साइज, उसको चेंज करने के लिए कर रहे हैं, या फिर उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। तो भी हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो है हमारा फोर्स। तो फोर्स इज़ नॉट ओनली ए पुश और पुल, सिर्फ एक पुश और पुल की एक्शन नहीं है। इसके अलावा वो किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स कैन बी चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज और शेप को चेंज कर सकता है। एंड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और इसके अलावा फोर्स जो है बच्चों, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक पुश एंड पुल एक्शन है। ओके, सो वी कैन डिफाइन द फोर्स in three terms. First one is force can change size and shape of any body and can change the direction of any body, and force is an action to pull or push of a body. किसी भी बॉडी को पुश या पुल करने के लिए जो एक्शन हमने किया है वो भी एक फोर्स ही है। ठीक है बच्चों, तो फोर्स के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फोर्स हमारी डेली लाइफ का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इसीलिए जितने भी एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के अंदर गिवन हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ताकि हम अच्छी तरह उनको समझ सकें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बाद में हम स्टार्ट कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस में बच्चों हम लिख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई है, इसकी डेफिनेशन एज कि फोर्स जो है वो कैन चेंज द साइज एंड शेप, इसके अलावा कैन चेंज द डायरेक्शन, स्टेट ऑफ can change the state of a body, रेस्ट और मोशन। कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है या मोशन में है, कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है या मोशन में है, उस स्टेट को भी ये फोर्स चेंज कर सकता है। तो इफेक्ट के फोर्स के हमें तीन तरह के इफ़ेक्ट्स जो है बच्चों देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज और शेप को चेंज कर सकता है। सेकेंड वन, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एंड थर्ड वन इज कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकता है, और कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ला सकता है, तो उसकी स्टेट को भी चेंज कर सकता है। तो ये थ्री मेन इफेक्ट्स हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, कैन चेंज साइज एंड शेप। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों कोई भी रबर।
कोई रबर या कोई स्प्रिंग जिसको हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उस वक्त उसकी साइज़ और शेप में चेंज आता है। तो विदाउट एनी फोर्स वी कांट डू इट, हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। अगर हम फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग के ऊपर या रबर के ऊपर उसको कंप्रेस करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, तो उसकी साइज़ और शेप चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्या बिना फोर्स के ही काम कर सकते हैं? नहीं। तो फोर्स का जो फर्स्ट इफेक्ट है वो है कैन चेंज साइज एंड शेप ऑफ एनी बॉडी। और इसमें आप एग्जाम्पल मान सकते हो किसी भी रबर का या स्प्रिंग का। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, इसके लिए आपको बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा जब आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो उसमें जब आप बॉल को हिट करते हो, बॉल को हिट करने पर आप देखते हो कि जब आपकी बॉल की पहले वाली डायरेक्शन थी, जिस डायरेक्शन से उसको फेंका गया था, उस डायरेक्शन में वो ना होकर हिट करने के बाद में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऐसा भी होता है कि उसी डायरेक्शन में उसको आगे फॉरवर्ड किया जाए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चेंज उसकी डायरेक्शन में ज़रूर होता है, बिकॉज एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। जैसे कि टेबल टेनिस गेम होता है, उसमें भी आप किसी भी बॉल के ऊपर जब हिट करोगे टेबल टेनिस में भी, तो भी ऐसा ही होगा। हम हिट करेंगे, हिट करने के बाद में हिट करने के लिए हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया है, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल ये अच्छा है। सेकेंड है कैन चेंज, थर्ड है कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकती है और मोशन से रेस्ट पे ला सकती है। और इसका बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल है बच्चों, कोई भी बॉल है जो हमारी फर्श के ऊपर जो है हमारी बॉल, वो अगर जा रही है तो हम उसको रेस्ट पोजीशन से मोशन वाली पोजीशन में ला सकते हैं। अगर रखी हुई है तो हम उसे हल्का सा फोर्स देंगे और वो मोशन की पोजीशन में आ जाएगी, और अगर वो काफ़ी दूर तक जा रही है और हम उसको रोकना चाहते हैं तो हम फिर से फोर्स अप्लाई कर देंगे और वो जो बॉल है वो रुक जाएगी। इट मीन्स कि हमने उसकी मोशन को रेस्ट पोजीशन में ले आए हैं और रेस्ट पोजीशन को मोशन में ले आए हैं, तो हमने उसकी स्टेट को भी चेंज कर दिया है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको इसके इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में बता दिए हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इसके और मेजर इफेक्ट्स। कैन चेंज दी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट या भी कोई भी कार है, ठीक है, अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो जब हम उसके स्टीयरिंग को घुमाते हैं बच्चों, तब उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे तो हम उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। तो स्पीड को चेंज करने के लिए हमने एक फोर्स अप्लाई किया है, उसमें अप्लाई किया है, हमने गियर चेंज करे हैं और उसकी स्पीड को उस अकॉर्डिंग बढ़ा दिया है। अगर सेकंड गियर में चल रहे थे तो थर्ड में चले जाएंगे और उसके बाद में हमारी स्पीड जो है कार की वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है, और उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन के साथ उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, एक स्टीयरिंग को घुमाना ही है बस, और उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, उसके गियर को चेंज करना है। तो फोर्स हर जगह अप्लाई हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिसमें आप ऐसा फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी स्पीड, डायरेक्शन, साइज, शेप कुछ भी आप चेंज कर सकते हो और उसकी स्टेट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज फोर्स ऑलवेज यूजेस सम एनर्जी। फोर्स ऑलवेज यूजेस सम एनर्जी। इट मीन्स बच्चों कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उसमें कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर यूज़ ली जाती है। ये बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में आप मत जाओ, क्योंकि आप ये सोचकर साइंस पढ़ोगे कि हमें साइंस पढ़ना है तो बहुत ही मुश्किल होगा। रिलेट करो आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एनर्जी मैं बोल रही हूँ कि फोर्स जो है वो एनर्जी को यूज़ करता है, तो बिल्कुल करता है। आप खुद सोचिए, अगर आप में एनर्जी ही नहीं है तो क्या आप फोर्स अप्लाई कर सकोगे? बिल्कुल नहीं, आप फोर्स अप्लाई ही नहीं कर सकोगे। तो एनर्जी, जो भी एनर्जी, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, किसी भी तरह की एनर्जी जो आप उसको गिवन करोगे उस ऑब्जेक्ट को, वो एनर्जी वो यूज़ करेगा और उसके बाद ही उसकी जो चेंज होगा, उसके अंदर जो भी इफेक्ट देखने को मिलेगा फोर्स का, उसके बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो ये आपका सेकेंड हो गया। की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन।
न्यूटन बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, और उन्हीं के नेम के ऊपर फोर्स की यूनिट दी गई है, इसलिए क्योंकि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, और फोर्सेस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं की लॉज ऑफ मोशन की वजह से सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, ये जो फोर्सेस हम पूरा चैप्टर बच्चों पढ़ रहे हैं, ये काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है। काइनेमेटिक्स एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, बिना ये रीज़न जाने कि वो मोशन किस वजह से हो रहा है। हम सिर्फ उन चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने इस फोर्स को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया था, इसीलिए इन साइंटिस्ट का जो नाम है न्यूटन, उसके ऊपर फोर्स की यूनिट रखी गई है। ओके, नेक्स्ट वन है पेयर्स के अंदर लगते हैं, लगभग ऐसा होता है फोर्सेस एक्ट्स यूजुअली। ओके, यूजुअली कि ऐसा ना भी हो, पर 99% केसेस में बच्चों ऐसा ही होता है कि जो फोर्स है वो यूजुअली पेयर्स के अंदर ही एक्ट करता है। पेयर्स मीन कि अगर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो साथ में एक फोर्स और लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया, कोई भी फोर्स अप्लाई किया, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी वक्त जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से वो चल पा रहा है या मूव कर पा रहा है या रुक रहा है, जो भी कंडीशन उसके साथ है। ठीक है, स्ट्रेचिंग है या कंप्रेसिंग है, तब भी अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी साइज और शेप को चेंज करने के लिए, उस केस में भी एक अदर फोर्स उसके पेयर में काम करेगा। ठीक है, इट मीन्स ये आपके चैप्टर नंबर 12 में आने वाला है फ्रिक्शन फोर्स। उसमें आपको ये चीज़ और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एफ अप्लाई कर रही हूँ, तो एफ अप्लाई करते टाइम एक फोर्स तो इसके ऊपर ही एक्ट कर रहा है, और पेयर में जो दूसरा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो है फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके साथ तभी लगने लग जाता है जब हम ये लगाने लगते हैं। ठीक है, मतलब एफ अप्लाई फोर्स चाहे आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, जो भी फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, जो भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर पहले से लग रहे हैं, जब ये रखा हुआ है तब भी इसके ऊपर एक पेयर में और फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर मैं अप्लाई नहीं करती हूँ बच्चों फोर्स, तो भी मैं ये कह सकती हूँ कि इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स होगा बच्चों नॉर्मल जो इसके ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और एक फोर्स होगा हमारा नीचे इसके वेट की वजह से, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी नाम देते हैं। तो ये दो फोर्स है, ये हमेशा पेयर में एक्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब मैं इसको मूवमेंट में लाना चाहती हूँ तो एक फोर्स अप्लाई कर दूंगी, और अप्लाई कर रही होंगी तब भी इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो भी पेयर में लग रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स हमेशा ज़्यादातर केसेस में फोर्स जो है वो बच्चों पेयर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जो है वो एक्ट करता है। इट मीन्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर। इस वेक्टर को आप अच्छे से समझ लो बच्चों, क्योंकि ये वेक्टर के बिना फिजिक्स बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, वेक्टर का मीन्स होता है बच्चों कि अगर आपके पास में कोई भी कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, कोई भी, जैसे कि फोर्स है, प्रेशर है, वर्क है, जिन भी टर्म्स के बारे में आप पढ़ने वाले हो, उन सब में अगर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड मीन्स क्वांटिटी, उसकी जो भी क्वांटिटी है, मीन्स कि 10 है, 50 है, 60 है, ये सब बच्चों मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, और ये जो मैग्नीट्यूड है इनके साथ में अगर मैं डायरेक्शन को भी डिफाइन कर दूँ, इट मीन्स कि फोर्स 10 न्यूटन जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। इट मीन्स कि फोर्स हम पूरी वेक्टर क्वांटिटी उसकी बता रहे हैं। ठीक है, मैंने कह दिया फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो मैंने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को बताया। ओके, सिर्फ उसके डायरेक्शन को बताना है। अगर उसके डायरेक्शन को बताना है तो हमें उसके साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आप इसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ में डिफाइन कर सकते हो। काफ़ी सारी क्वांटिटी ऐसी होती है जो स्केलर होती है। स्केलर मीन्स कि उनके अंदर सिर्फ बच्चों मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी में सबसे अच्छा एग्जांपल है वर्क। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, और उसके अंदर भी आपका फोर्स का कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा, इसलिए इस चैप्टर को छोड़ना मत। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटीज़ मैंने बताई है, वेक्टर और स्केलर। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता। फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइन होते हैं, इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आप इनको अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि अभी आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वेक्टर और स्केलर के, एक बहुत बड़ा चैप्टर है 11th क्लास में, तो वेक्टर को आप वहाँ पर अच्छे से और समझेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर, किसी भी टर्म के अंदर अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो आपकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, मतलब फोर्स जो है बच्चों वो किसी एक डायरेक्शन के लिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्स यूजुअली कांट बी सीन बट देयर इफेक्ट कैन बी सीन। हमने देखा है बच्चों की जो फोर्स हम लोग लगाते हैं, can't see the effect of force। हम लोग बच्चों can see the effect of force। हम सिर्फ फोर्स के इफेक्ट्स को देख पाते हैं बच्चों। जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है मैं उस फोर्स को कभी नहीं देख पाती, चाहे मैंने 10 न्यूटन लगाया चाहे 20 न्यूटन लगाया, लेकिन मैं उसके इफेक्ट को तो देख सकती हूँ कि बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट पे आ गई है, उसकी साइज और शेप में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी डायरेक्शन में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ें मैं देख सकती हूँ। दीज आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने उस फोर्स को देखा है तो मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि मैं किसी फोर्स को देख नहीं सकती, सिर्फ उसके इफेक्ट्स को देख सकती हूँ जो हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन हमें मालूम है उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि हम अपनी अर्थ के ऊपर टिके हुए हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखा नहीं गया है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, और उसके इफेक्ट को हम लोग रोज महसूस भी करते हैं, अभी भी महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कैन सी बट कांट सी द फोर्स। हम फोर्स को नहीं देख सकते, ठीक है। टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों एक टाइम में एक समय पर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों मोर देन वन फोर्स या फिर टू फोर्सेस लिख लो, क्योंकि हमने लिखा था कि फोर्स जो है बच्चों वो पेयर के अंदर एक्ट करता है, ठीक है। मोर देन टू फोर्सेस एट अ टाइम, मोर देन टू फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक ही टाइम में टू फोर्सेस से ज़्यादा जो फोर्स है वो एक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स एफ अप्लाई कर रही हूँ तो एक फ्रिक्शन फोर्स तो उस पर लग रहा है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन पे रखा हुआ है और मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ एफ और वो आगे की तरफ मूव करने लगता है, इन दिस केस हमने दो फोर्स तो पेयर में एक्ट करवा दिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज एक फोर्स तो बच्चों उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, एक उसका नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एक मैंने एफ अप्लाई कर दिया, एक उस पर फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। तो चार फोर्स तो हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, एक दो से ज़्यादा हो गए, दो मैंने अभी बताए थे, दो और हो गए, ठीक है। चार फोर्स तो ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारे फोर्सेज होते हैं, एयर रेजिस्टेंस के लिए फोर्स होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स होगा। तो और भी बहुत सारे फोर्सेज हैं जो आपके इन्वायरमेंट में हैं और इस बॉडी पे लग रहे होते हैं। तो एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों एक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम में, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स, दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर सकते हैं। जो बच्चों कब हो सकता है कभी एक साथ काम करें और हो सकता है दोनों में झगड़ा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। फोर्सेस कैन वर्क टुगेदर। हो सकता है बच्चों की ये जो फोर्सेस हैं जो किसी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं ये साथ साथ काम करें, और हो भी सकता है कि ये कभी कभी ऑपोजिट भी हो जाए। ऑपोजिट मतलब अलग अलग भी हो जाए, ठीक है। जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल हमारा चल रहा है रिसेंट में कि फोर्स एफ अप्लाई करते हैं और फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पे जो फोर्स हो रहा है ये काम तो साथ कर रहा है लेकिन हो कैसा रहा है, ऑपोजिट, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी को रोकना चाहता है और अप्लाई फोर्स इस बॉडी को मूव करवाना चाहता है, तो दोनों ही कंडीशन में फोर्स तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे
टुगेदर वर्क नहीं हो रहा है, ये इसको आगे ले जाने के लिए रोकने की कोशिश कर रहा है और ये इसको आगे ले जाना चाहता है, तो ऑपोजिट लग रहा है। ठीक है, टुगेदर में हम ले सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, ओके, और अगर ये मुझसे मूव नहीं हो रही है तो मैं किसी और की हेल्प लेती हूँ और फिर एक बार फोर्स अप्लाई कर देती हूँ F2, पहले F1 कर रही थी और फिर F2 कर रही हूँ, तो इन द सेम डायरेक्शन अब मैं फ्रिक्शन फोर्स लगाऊंगी तो भी, फ्रिक्शन फोर्स लगाऊंगी तो भी ये फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बच्चों, F1 प्लस F2 हो जाएगा एंड विच इज़ ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और ये बॉडी आगे मूव करने लग जाएगी। तो इन फोर्सेस ने साथ में काम किया, एक ही डायरेक्शन में काम किया, साथ में काम किया और बॉडी को मूव भी कर दिया। तो हो सकता है कि फोर्सेस जो है बच्चों वो एक ही डायरेक्शन में काम करें, हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करें, हो सकता है दोनों साथ साथ काम करें और हो सकता है दोनों अलग अलग काम करें। ठीक है, लेकिन फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में लगते हैं। यूजुअली ऐसा ही होगा कि एक किसी भी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के काफ़ी सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट मैं जो इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी वो ये है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। व्हाट अबाउट रिजल्टेंट फोर्स? सेम डायरेक्शन, फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन का मीनिंग ये है बच्चों कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया है और वो ऑब्जेक्ट बच्चों हमारे ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, m मास का ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने और मैं कह रही हूँ कि हमें सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है और फिर उसके बाद में हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है बच्चों कि अगर मैंने इस पर कोई फोर्स F1 अप्लाई किया है, पर इस F1 अप्लाई करने की वजह से इस बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो मैं एक फोर्स और अप्लाई कर देती हूँ F2। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट फोर्स इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दोनों इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बच्चों वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स जिसे हम लिखेंगे Fr से, विच इज इक्वल टू F1 प्लस F2 फॉर सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के लिए जब कोई फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों का एडिशन हो जाता है और रिजल्टेंट फोर्स विल बी द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस F1 प्लस F2। ओके, अगर किसी बॉडी के ऊपर आप एक ही डायरेक्शन में दो या उससे ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी द सम हो जाएगा उनका। ठीक है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि सिंपल एडिशन होता है F1 और F2 का, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ये 8th क्लास है इसलिए इसके अंदर सिंपल फॉर्मूला दिखाया गया है, क्योंकि अगर मैं वेक्टर में जाऊंगी तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हायर क्लासेस में आप इसी फॉर्मूला को थोड़ा लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा है ये फॉर्मूला, इतना छोटा सा नहीं है। F1 प्लस F2 नहीं है सिर्फ, इसमें रिजल्टेंट फोर्स आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा रूट, इतना जो फॉर्मूला है हमारा वो इसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स में आता है। लेकिन अभी आपकी क्लास में इतना ही दे रखा है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करो और जो एंगल है वो कंसीडर ना करो। मतलब कॉस थीटा वाली जो टर्म मैंने बताई है वो जो आपके अभी ऊपर से जा रही है वो एग्जाम्पल जो है जो टर्म है वो टर्म इसमें आपको नहीं दे रखी, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों का सम जो है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बात करें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कहेंगे कि अगर एक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स M F1 इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ओके, और सेकेंड फोर्स जो है बच्चों वो अप्लाई कर रहे हैं हम इधर की तरफ F2। ओके, तो दिस इज द इनिशियल फोर्स एंड दिस इज द फाइनल फोर्स। तो जो भी फोर्स बड़ा होगा, अगर F2 F1 से बड़ा है तो हम लिख देंगे रिजल्टेंट फोर्स Fr इज इक्वल टू F2 माइनस F1। ठीक है बच्चों, जो भी फोर्स बड़ा होगा, अगर F2 की वैल्यू F1 से ज़्यादा है, ये केस तब है बच्चों जब F2 की वैल्यू F1 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं दूसरा वाला फोर्स ज़्यादा लगा रही हूँ, ये फोर्स कम है, तो बॉडी इधर की तरफ मूव करने लग जाएगी, और अगर F1 की वैल्यू ज़्यादा है, F2 कम है, तो बॉडी इधर की तरफ मूव करने लग जाएगी। आप डेली लाइफ की एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर एक हमारे पेरेंट्स हैं, वो किसी बॉक्स को सरका रहे हैं और उसी बॉक्स पे हम भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा अप्लाई किया हुआ फोर्स कम होगा,
पेरेंट्स हमसे बड़े हैं तो हमारे पेरेंट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स वो होगा कि आपका जो फोर्स है उसको माइनस किया जाएगा, F1 मान लीजिए उसको, और आपके पेरेंट का फोर्स F2 होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा F2 माइनस F1, ओके। और डायरेक्शन बच्चों वो होगी जिस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। F2 को हमने ज़्यादा माना है, इसका मतलब जो पेरेंट ने आपके फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं दोनों फोर्स, एक ही बॉक्स पे फोर्स लग रहा था, लेकिन वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है कौन सा फोर्स कम है, और उसी से हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला है। ये टॉपिक आपको रिजल्टेंट फोर्स आपकी बुक्स में मिलेगा, एडिशन ऑफ फोर्सेस एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस। उस टॉपिक में सेम यही फिनोमेना है, फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। आप चाहे उसे रीड कर लीजिए चाहे इसे समझ लीजिए, एक ही बात है। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। रिजल्टेंट फोर्स सेम डायरेक्शन के लिए सम हो जाएगा F1 प्लस F2 इन सेम डायरेक्शन, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और जो भी फोर्स ज़्यादा है उसको आपको पहले लिखना है, जो फोर्स कम है उसको आपको बाद में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया रिजल्टेंट फोर्स, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को उन्हें कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी 9th क्लास में ही ये टॉपिक दोबारा आ जाएगा, और फिर 10th में फिर से है, 11th में तो भरमार है फोर्स की। तो मतलब इतना ज़्यादा पढ़ना है फोर्स को, मोशन को। काइनेमैटिक्स जो है वो एक ऐसा पार्ट है कि आप उसको हटाकर फिजिक्स में कुछ समझ ही नहीं पाओगे। मोशन, फोर्स ऐसी चीज़ें बच्चों जिनके बिना आप फिजिक्स को इमेजिन नहीं कर सकते। तो फोर्स जो है वो आप अभी से इसका बेस तैयार कर लो, 9th और 10th में भी बहुत काम आएगा, और 11th में साइंस लेते हो चाहे बायो लो चाहे मैथमेटिक्स लो, वहाँ भी ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है, इसलिए अच्छे से समझो। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दो तरह के फोर्सेस हम लोगों को इस सिलेबस में गिवन है। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बच्चों हमारे पास में दो टाइप के फोर्सेस आते हैं, एक तो है मस्कुलर फोर्सेस और सेकेंड वन इज फ्रिक्शन फोर्सेस। इस फोर्स में मेनली हमें जो दो फोर्स पढ़ने हैं वो है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहले ये समझिए कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है बच्चों। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ रहा है और उस पर फोर्स लग रहा है, मतलब कि टचिंग, ओके। अगर आपने टच किया है किसी बॉडी को और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, इट मीन्स वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें आपने टच भी नहीं किया और फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब है विदाउट टचिंग, और कॉन्टैक्ट का मतलब है टचिंग, ओके। इतना आप इसको समझ लीजिए कि अगर आप टच कर रहे हो किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, तब तो उस पर कॉन्टैक्ट फोर्स है, और अगर आप टच नहीं कर रहे हो फिर भी उस पर फोर्स है, इट मीन्स उस पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें दो पढ़ने हैं, मेनली मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स कौन सा फोर्स होता है? फोर्स इज रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। हम जब जिम में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी मसल्स, अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं बच्चों, तब हम जो उठाते हैं वो वेट लिफ्टिंग होती है, वो सारी चीज़ें किसमें काम आती है? हमारे मस्कुलर फोर्स की। जो भी हमने वेट लिफ्टिंग की है बच्चों, उसके लिए हमें मस्कुलर फोर्स की ज़रूरत पड़ी। हमारी जो बॉडी है उसकी जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव आएगा, उनमें कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग होगी, कंप्रेसिंग होगी। तो ये सब कुछ जो एग्जाम्पल है बच्चों वो मस्कुलर फोर्सेस के हैं, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अभी अभी बताया था। फ्रिक्शन फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है, मैंने फोर्स इधर लगाया, बॉडी ने इधर लगाया, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बॉडी लगाती है, जो चाहती है कि मैं रेस्ट पे ही रहूँ और जो चाहती है कि मैं मोशन में हूँ तो मोशन में ही रहूँ, ठीक है। ये न्यूटन सर ने बता रखा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। तो फ्रिक्शन फोर्स इसी तरह एक्ट करता है। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, अगर आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, उसको मोशन करवाना चाहते हो तो। और अगर आप चाहते हो कि कोई बॉडी मूविंग है, मोशन में है,
और उसे रेस्ट पे लाना चाहते हो तो भी बॉडी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी और कहेगी कि नहीं मुझे मोशन ही चाहिए, मुझे मूव ही करना है, मुझे रेस्ट पे मत लाओ। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होता है वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, जो उसके अगेंस्ट काम करता है जो फोर्स आपने अप्लाई किया है। तो ये दोनों फोर्सेस बच्चों विदाउट कॉन्टेक्ट पॉसिबल नहीं है। बिना कांटेक्ट के आप मस्कुलर फोर्सेस भी अप्लाई नहीं कर सकते, बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर बात आती है विदाउट टचिंग। वैसे फ्रिक्शन फोर्स जो है बच्चों नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में भी लिया जा सकता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स को बच्चों हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, जितने भी फोर्सेस हैं अलग अलग टाइप्स के, उन सब के अंदर हम फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं एयर रेजिस्टेंस, साउंड रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्स ये सब कुछ है ही नहीं, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों को अज्यूम करने से हमारे डेरिवेशन ईजी हो जाते हैं, अदरवाइज हमारे डेरिवेशन बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज में हमें 2-3 तरह के फोर्सेज पढ़ने हैं और वो है बच्चों, फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक and third one is magnetic. The 3 types of force which are non-contact forces: gravitational force, magnetic force and electrostatic force. इन तीनों ही तरह के फोर्सेस में बच्चों टचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट टचिंग ये फोर्सेस एक्ट करते हैं। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। ग्रेविटेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में एम मासेस की जो बॉडीज़ हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और उन डिस्टेंसेस के बीच में कोई फोर्स लग रहा है जो कि अट्रैक्शन फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज है अट्रैक्शन फोर्स, कोई ऐसा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है आपस में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वही है जो हम जानते हैं, गलत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो बिल्कुल डिफरेंट है। डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट टू एक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट्स के 2 ऑब्जेक्ट्स या 3 ऑब्जेक्ट्स उनके बीच में कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स अपने आप लग रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों वो फोर्स होता है जो स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगता है। स्टैटिक चार्जेस मीन्स, चार्जेस जानते हैं हम, चार्जेस मतलब जो करंट फ्लो करने के लिए हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। चार्जेस मीन्स जो किसी भी सर्किट के अंदर जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए, जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है चार्ज। तो 2 चार्जेस के बीच में या 2 से ज़्यादा चार्जेस बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके 2 चार्जेस जो कि रखे हुए हैं, स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स रखे हुए हैं और उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो उनको रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़रूरी नहीं अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर चार्जेस एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, लाइक चार्जेस है, मतलब प्लस प्लस है, प्लस क्यू या प्लस क्यू है तो रिपल्शन हो जाएगा, एंड अनलाइक चार्जेस हैं प्लस और माइनस तो उसमें अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ये हम सब जानते हैं, मैग्नेट जो हमारी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। तो 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज and these forces does not require any contact between the objects, okay। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में इतना ही पढ़ना है। एक इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ग्रेविटी जो है बच्चों वो सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ पे लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटी जो है वो अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब जगह लग रही है, चाहे कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई लार्ज ऑब्जेक्ट हो, ग्रेविटी। नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ फोर्स। अब इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो यूनिट को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ ही लेते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या है। आई थिंक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं। अब और भी समझ में आ जाएगा जब मैं आपको यूनिट ऑफ फोर्सेस पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखिए यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है बच्चों वो होती है न्यूटन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये हमारी ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है। अगर आपको कोई भी यूनिट नहीं समझ में आ रही है एग्जाम में तो आप न्यूटन लिख दीजिए, परफेक्ट है, ओके। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन के अकॉर्डिंग फोर्स की यूनिट पता करनी है तो वो अलग अलग होंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं F इज इक्वल टू लिखती हूँ ma,
तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी बच्चों इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी फोर्स की यूनिट। जैसे हम फोर्स की यूनिट जो है बच्चों वो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चों वो न्यूटन ही मानी जाएगी। तो आप न्यूटन जो है इस चैप्टर में इसकी स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है, और SI सिस्टम के लिए यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द सिंबल ऑफ न्यूटन इज एन। ओके, कैपिटल एन से इसको शो करना है। इट मीन्स इफ वी हैव टू लिफ्ट ए मास ऑफ 1 kg वर्टिकली, अगर हमको एक मास बच्चों उठाना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, तो उस केस में हमको कितना मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, जितना भी मैग्नीट्यूड चाहिए होगा विद यूनिट हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है m, और मेरे को इसको मूव करवाना है या ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए मैं कोई फोर्स अप्लाई करूँगी, और मान लेती हूँ कि मैं उस पर फोर्स लगा देती हूँ 10, तो व्हाट इज 10 न्यूटन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रही हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, किसका, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट करना चाहती हूँ, तो ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उस फोर्स को मान लेती हूँ मैं 10 न्यूटन अप्लाई कर रही हूँ। तो 10 न्यूटन में 10 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एन इज द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, एंड नॉर्थ डायरेक्शन में अगर लिफ्ट कर रही हूँ तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। ओके, तो अप्लाइंग फोर्स में आप 3 चीज़ दिखा सकते हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और यूनिट आपको लगानी बहुत बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो आप फोर्स को लिख ही नहीं सकते। मैग्नीट्यूड के अंदर ही आपको यूनिट तो उसी वक्त लगा देनी है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों फोर्स के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज। सब्ट्रैक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स में आपको बता चुकी हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे